कभी ऐसा लगता है कि दिमाग ना 100 अलग-अलग जगह भाग रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब एक चीज पर टिकना ही मुश्किल हो गया है। हाँ। फोकस वो तो जैसे पता नहीं कहाँ चला गया। सही बात है। हर नया नोटिफिकेशन, स्क्रीन पे कुछ भी नया आया, या वो जो हम करते रहते हैं स्क्रॉलिंग, अंत ही नहीं है उसका। हम्म। ऐसा लगता है जैसे ये डिजिटल दुनिया ना हमारा सारा ध्यान, सारी तवज्जो बस खींचे जा रही है। और दिन के आखिर में बस थकान और बिखरा हुआ सा महसूस होता है। होता है, ये बहुत आम हो गया है आजकल। हाँ, ये आजकल बहुत आम भावना बन गई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारी कल्पना नहीं है, इसके पीछे ना मतलब ठोस वजह है, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। अच्छा। हाँ, हम जिसे डिजिटल ओवरलोड कहते हैं ना, वो हमारी मानसिक शांति पर, हमारे फोकस करने की क्षमता पर गहरा असर डाल रहा है। हम्म। इसे समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा गहराई से देखना होगा। तो इसीलिए आज हम डिजिटल डिटॉक्स पर बात करने वाले हैं। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा फैशनेबल सा लगे, हाँ, लगता है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्क्रीन से दूर भाग जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कोशिश है समझने की कि भाई ये डिवाइस हमारे दिमाग पर असर कैसे डालते हैं, हमारा फोकस कैसे खराब करते हैं, और हम कैसे मतलब सोच समझकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो दिमागी सुकून और फोकस वापस ला सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास कई तरह के सोर्सेज भी हैं। जैसे कुछ कम्युनिटी ने क्या किया उसके उदाहरण हैं, साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं, फिजिकल असर पर रिसर्च है। और प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं कि करें क्या। हाँ, वो भी। हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलकर समझे कि ये डिजिटल डिटॉक्स की बात आजकल इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है ये। हाँ, और लगातार जुड़े रहने के मतलब साइकोलॉजिकल असर क्या है, अच्छे भी बुरे भी दोनों। अच्छा। और सबसे जरूरी कि हम इन सब जानकारियों से सीखकर अपनी डिजिटल आदतों और असल जिंदगी के बीच एक हेल्दी बैलेंस कैसे बना सकते हैं। खासकर अपने फोकस को बचाने के लिए। बिल्कुल, फोकस को कैसे बचाएं और शायद बढ़ाएं भी। ठीक है, चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये जरूरत इतनी शिद्दत से महसूस ही क्यों हो रही है? मतलब क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की निजी परेशानी है या ये एक बड़ा सामाजिक ट्रेंड बन गया है? नहीं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा ट्रेंड है। ये सिर्फ पर्सनल लेवल की बेचैनी नहीं रही अब। अच्छा। अब देखिए ना, अब तो समुदाय मतलब पूरी कम्युनिटीज इसे गंभीरता से ले रही हैं। महाराष्ट्र में सांगली जिला है ना, हाँ सुना है। वहाँ एक गांव है मोहित त्यांचे वदगांव। बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। क्या हुआ वहाँ? वहाँ गांव वालों ने मिलकर तय किया कि रोज शाम को 7 बजे एक सायरन बजेगा। सायरन? हाँ, और उसके बाद 1.5 घंटे के लिए सब लोग अपने मोबाइल फोन और टीवी बंद कर देंगे। अरे वाह, पूरा गांव? हाँ, पूरा गांव। ये एक सामूहिक कोशिश है, टेक्नोलॉजी के दखल से थोड़ा फ्री टाइम निकालने की, आपस में बात करने की। वाकई पूरा गांव एक साथ डिजिटल डिटॉक्स कर रहा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि लोग मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। नहीं, मुझे भी ऐसे ही लगा। ये एक ग्लोबल चिंता है। आपको शायद याद हो, अमेरिका में स्विगी नाम की एक कंपनी है, वो दही बनाती है। हाँ, आइसलैंडिक योगर्ट वाली है। हाँ, वही। उन्होंने एक डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम का कॉन्टेस्ट रखा था। कॉन्टेस्ट? हाँ, इनाम था $10,000, करीब 8.5 लाख रुपए। बाप रे। शर्त क्या थी? शर्त बस इतनी थी कि जो हिस्सा ले रहा है उसे 1 महीने के लिए अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करना। 1 महीना बिना स्मार्टफोन के? मुश्किल है तो। पर देखिए, कंपनियां भी इस ट्रेंड को भुनाने लगी हैं। ये दिखाता है कि ये मुद्दा लोगों के लिए कितना अहम हो गया है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेंड या कॉन्टेस्ट की बात नहीं है। इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण है कि क्यों हमें ब्रेक की जरूरत महसूस होती है। अगर हम फिजिकल असर से ही शुरू करें। हाँ, फिजिकल असर तो काफी सीधे और मतलब मेजरेबल है। सबसे आम है आंखों पर तनाव। हाँ, वो तो मुझे भी होता है। जिसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। घंटों स्क्रीन को घूरते रहने से आंखें थक जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, धुंधला दिख सकता है। फिर है गर्दन और कंधों में दर्द, जिसे अब मजाक में टेकनेक कहने लगे हैं। टेकनेक? हाँ, सुना है। लगातार सिर झुकाकर फोन या लैपटॉप देखने से स्पाइन पर दबाव पड़ता है और ये दर्द बढ़कर माइग्रेन या कमर दर्द का कारण भी बन सकता है। और नींद? मेरी तो सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है। रात को सोने से पहले बस सोचते हैं 1 मिनट स्क्रॉल कर लें, और वो घंटों बन जाते हैं। हाँ, और फिर नींद ही गायब। सुना है स्क्रीन की जो नीली रोशनी होती है उसका इसमें बड़ा हाथ है। आपने बिल्कुल सही सुना। स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है ना, वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को कम कर देती है। मेलाटोनिन? ये क्या करता है? मेलाटोनिन ही हमारी बॉडी की स्लीप वेक साइकिल, मतलब सोने जागने के चक्कर को कंट्रोल करता है।
अच्छा। जब इसका लेवल गिरता है तो हमें नींद आने में मुश्किल होती है। हाँ। और नींद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। खासकर रैम नींद, जो हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, वो डिस्टर्ब होती है। और खराब नींद का असर तो फिर अगले पूरे दिन रहता है। फोकस गया, मूड खराब। बिल्कुल, सीधा असर पड़ता है। ये तो हुए वो असर जो हम महसूस कर सकते हैं। क्या इसके और भी गहरे, मतलब ज्यादा चिंताजनक प्रभाव हो सकते हैं? यहाँ जो आकर्षक है या कहें कि चिंताजनक है, वो ये कि बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज, जिसे हम स्क्रीन एडिक्शन कह सकते हैं, हाँ। उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर पर भी असर देखे गए हैं। अच्छा। कुछ न्यूरो इमेजिंग स्टडीज हुई। अच्छा, क्या पता चला उनमें? उन्होंने स्मार्टफोन एडिक्शन वाले वयस्कों में ग्रे मैटर के वॉल्यूम में कमी, ग्रे मैटर, दिमाग का ऐसा। हाँ, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पतला होने के संकेत दिए हैं। बाप रे, ये तो गंभीर बात है। हाँ, ये ब्रेन के वो हिस्से हैं जो हमारी सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त, इमोशंस को कंट्रोल करने और फैसले लेने जैसे जरूरी कामों के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन ये जो शुरुआती संकेत हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। दिमाग की बनावट पर असर, ये तो काफी सीरियस बात है। और फिजिकल असर के अलावा मुझे लगता है मानसिक और साइकोलॉजिकल असर शायद और भी ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, वो ज्यादा महसूस होते हैं रोजमर्रा में। जैसे वो अजीब सी बेचैनी जब फोन पास ना हो, या वो फैंटम वाइब्रेशन, जब लगता है फोन वाइब्रेट हुआ पर हुआ ही नहीं होता। हाँ हाँ, होता है ये। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर के कहीं हम कुछ जरूरी या मजेदार चीज से चूक न जाएं। क्या ये सिर्फ आजकल के नए शब्द हैं या इनके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी बदली हुई साइकोलॉजिकल स्टेट के लक्षण हैं। अच्छा। इनके पीछे एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म काम कर रहा है। हाँ। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन, ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट को एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड सर्किट? हाँ, और डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। डोपामाइन हमें खुशी, संतुष्टि का एहसास देता है। प्रॉब्लम यह है कि डिजिटल दुनिया में ये एहसास बहुत जल्दी जल्दी और आसानी से मिलता है, तो हमारा दिमाग बार बार उसी एक्साइटमेंट को पाने के लिए तरसने लगता है। तो ये एक तरह की आदत बन जाती है? बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसा नशे की लत में होता है। एक अंतहीन लूप बन जाता है। नोटिफिकेशन आया, हमने फोन चेक किया, डोपामाइन मिला और हम अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करने लगते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग है जो हमें लगातार फोन से बांधे रखती है? हाँ, एक तरह से। और इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, ये लूप हमें न सिर्फ फोन से बांधे रखता है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नेगेटिव असर डाल सकता है। कैसे? लगातार ऑनलाइन रहने का प्रेशर, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ से खुद की तुलना करना, हाँ, ये तो बहुत होता है। ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी और यहाँ तक कि डिप्रेशन को भी बढ़ा सकता है। डिप्रेशन भी? हाँ, खासकर टीनेजर्स में, जहाँ वो अपनी पहचान बना रहे होते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ सेल्फ एस्टीम में कमी देखी जा रही है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की 2021 की एक रिसर्च ने भी भारी स्क्रीन यूज को टीनेजर्स में बढ़े हुए स्ट्रेस, खराब नींद और एंजाइटी के लक्षणों से जोड़ा है। बाप रे। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है डिजिटल बर्नआउट। डिजिटल बर्नआउट ये क्या है? ये तब होता है जब हम लगातार डिजिटल स्टिमुलेशन और इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबे रहते हैं। अच्छा। इसके लक्षण क्या हैं? बेवजह मूड बदलना, लगातार थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन और सबसे जरूरी काम या पढ़ाई में मन न लगना, मतलब प्रोडक्टिविटी और फोकस में भारी कमी। फोकस में कमी, यही तो बात है। हाँ, यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने भी इस बात पर जोर दिया था कि क्लासरूम में सिर्फ स्मार्टफोन की मौजूदगी ही स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाने के लिए काफी है, भले ही वो उसका इस्तेमाल ना कर रहे हो। सिर्फ मौजूदगी? हाँ, तो मतलब ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी का डिजाइन और सोशल प्रेशर, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो हमारे फोकस को लगातार कमजोर कर रहा है। बिल्कुल सही। ये तो साफ है कि प्रॉब्लम असली है और इसके कई पहलू हैं। अब सवाल उठता है कि करें क्या? क्या इसका हल सिर्फ टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को पूरी तरह छोड़ना ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही जरूरी। हाँ, ये तो है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब हमेशा कंप्लीट कट ऑफ नहीं होता। एक मॉडरेट या बैलेंस्ड अप्रोच भी है जो शायद ज्यादा सस्टेनेबल और फायदेमंद हो सकता है। मॉडरेट अप्रोच मतलब? इसका मुख्य लक्ष्य है टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम करना और उसका इस्तेमाल ज्यादा सोच समझकर, मतलब माइंडफुल और इंटेंशनल तरीके से करना, ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे। हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। जैसे
कुछ सीमाएं तय करना। बिल्कुल। शायद तय कर लें कि भाई डाइनिंग टेबल पर कोई डिवाइस नहीं होगा, या सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा फोन से दूर रहेंगे। हाँ, ये अच्छे आइडियाज हैं। और वो फालतू ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद करना, कहना आसान है पर करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। खासकर जब काम ही ऑनलाइन हो। DND मोड का इस्तेमाल करना जब फोकस करना हो। आजकल तो फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करने के फीचर भी आते हैं। ये सब बहुत अच्छे शुरुआती कदम हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात है पैसिव स्क्रोलिंग, मतलब बिना किसी मकसद के बस टाइम पास करने के लिए फीड देखते रहना। इसकी जगह इंटेंशनल यूज को अपनाना। इंटेंशनल यूज मतलब सोच समझ कर इस्तेमाल करना। हाँ, फोन उठाने से पहले खुद से पूछें, मैं ये क्यों उठा रही हूँ? क्या कोई खास काम है या बस आदत या बोरियत मिटाने के लिए? ये छोटा सा सवाल भी हमें ज्यादा सचेत बना सकता है। गूगल ने कुछ साल पहले पेपर फोन नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था। पेपर फोन? हाँ, जिसमें आप दिन भर की जरूरी जानकारी जैसे कॉन्टैक्ट्स, मैप्स, कैलेंडर एक कागज पर प्रिंट करके रख सकते थे, ताकि बार बार स्मार्टफोन देखने की जरूरत कम हो। ये निर्भरता कम करने की दिशा में सोचने का एक तरीका था। दिलचस्प। अच्छा, और आंखों के तनाव के लिए भी तो एक सिंपल रूल है ना? वो 20-20-20 वाला? हाँ, बिल्कुल। 20-20-20 रूल बहुत मददगार है। वो क्या है गनो? हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। अच्छा, हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर। हाँ, इससे आंखों की मसल्स को आराम मिलता है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम कम होती है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा फर्क ला सकती हैं। मॉडरेट डिटॉक्स का सार यही है, टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखें, जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें। लेकिन कुछ लोग शायद इससे भी आगे जाना चाहते हों। उन्हें लगता हो कि रोज की ये छोटी मोटी पाबंदियां काफी नहीं है, उन्हें एक पूरा ब्रेक चाहिए। हाँ, होता है ऐसा। जैसे वो डिजिटल सब्बात का कॉन्सेप्ट सुना है मैंने। हफ्ते में एक पूरा दिन, शायद 24 घंटे पूरी तरह ऑफलाइन रहना, या फिर लंबी छुट्टियों में पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाना। हाँ, और इस कंप्लीट डिटॉक्स के पीछे की जो मंशा होती है वो अक्सर ज्यादा गहरी होती है। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बल्कि एक तरह से मेंटल रीसेट हासिल करना होता है। लोग इसे माइंडफुलनेस बढ़ाने, लंबे समय से जमा हुए टेक्नो स्ट्रेस को कम करने, पूरी तरह से रिलैक्स करने, या फिर खुद के साथ जुड़ने और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए टाइम निकालने के मौके की तरह देखते हैं। अच्छा। आजकल तो ऐसे डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट या हॉलिडे पैकेज भी मिलने लगे हैं, जो आपको ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जहां कनेक्टिविटी कम हो और ध्यान दूसरी एक्टिविटीज पर रहे। इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कम्युनिटी लेवल पे भी कोशिशें हो रही हैं, जैसा हमने सांगली गांव के उदाहरण में देखा। और भी उदाहरण हैं क्या? हाँ, जैसे राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी संस्था है। वो स्कूलों और कॉलेजों में युवाओं के बीच मोबाइल के लिमिटेड और पॉजिटिव यूज पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं। अच्छा। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने भी ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया एडिक्शन के खतरों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए हैं। ये दिखाता है कि सरकारें और सामाजिक संस्थाएं भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रही हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो चाहे मॉडरेट डिटॉक्स हो या कंप्लीट वाला, ये कोशिशें हमें उन चीजों की याद दिलाती हैं जो शायद हम डिजिटल दुनिया की भागदौड़ में भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये हमें ऑफलाइन दुनिया की अहमियत का एहसास कराती हैं। जैसे किताबें पढ़ना, कोई पुराना शौक फिर से शुरू करना, नेचर में टाइम बिताना, हाँ, दोस्तों और परिवार के साथ बिना किसी डिवाइस के दखल के आमने सामने बैठकर गहरी बातचीत करना। ये एक्टिविटीज सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए पोषण की तरह हैं। ये हमें जमीन से जोड़े रखती हैं और हमारी फोकस करने की क्षमता को भी, मतलब इनडायरेक्टली, सुधारती हैं। तो हमने समझा कि डिजिटल ओवरलोड क्यों एक असली समस्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और इससे निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बदलाव हों या फिर एक पूरा ब्रेक। हाँ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या इन तरीकों को अपनाने से वाकई वो खोया हुआ फोकस वापस मिलता है? क्या ये कोशिशें रंग लाती हैं? इसके असल फायदे क्या हैं? हाँ, एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों ही बताते हैं कि सोच समझकर डिजिटल यूज को लिमिट करने या ब्रेक लेने के कई ठोस पॉजिटिव असर हो सकते हैं। जैसे कि? सबसे पहला और जरूरी, बेहतर फोकस और कंसंट्रेशन। अच्छा। जब हमारा दिमाग लगातार नोटिफिकेशंस और मल्टीटास्किंग के बोझ तले दबा नहीं रहता, तो उसकी किसी एक काम पर गहराई से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। एक सोर्स में स्टूडेंट्स की केस स्टडी थी, याद है?
जिसने सोशल मीडिया कम करके अपनी पढ़ाई में काफी सुधार महसूस किया था। हाँ हाँ। ध्यान भटकना कम होता है और हम ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। फोकस के अलावा और क्या फायदे होते हैं? नींद बेहतर होने की बात तो हमने की थी। नींद निश्चित रूप से बेहतर होती है, जिससे अगले दिन एनर्जी लेवल और मूड दोनों बेहतर रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल में कमी देखी गई है। जब हम लगातार सोशल मीडिया की तुलना और इन्फॉर्मेशन के बोझ से फ्री होते हैं तो एक मेंटल पीस महसूस होता है। शांति। फिजिकल हेल्थ में भी सुधार आता है, आंखों और गर्दन को आराम मिलता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उनकी टाइम की समझ बेहतर हुई है। टाइम की समझ मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा मौजूद महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि समय ज्यादा धीरे बीत रहा है। अरे वाह। हाँ, वो आमने सामने की बातचीत वाली बात। शायद हम भूल ही गए हैं कि बिना फोन के किसी से पूरी तरह जुड़ना कैसा लगता है। अक्सर हम साथ होते हुए भी अपने अपने फोन में खोए रहते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। डिजिटल डिटॉक्स रिश्तों पर भी पॉजिटिव असर डाल सकता है। कैसे? जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं और हमारा पूरा ध्यान उन पर होता है बिना किसी डिजिटल डिस्टर्बेंस के, तो बातचीत ज्यादा गहरी और मीनिंगफुल होती है। सही बात है। हाँ, आपसी समझ और जुड़ाव बढ़ता है, खासकर वर्किंग लोगों के लिए जो दिन भर स्क्रीन से घिरे रहते हैं। घर आकर परिवार के साथ डिवाइस फ्री टाइम बिताना रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाके जीवन की गुणवत्ता, ओवरऑल वेलबीइंग और खुशी की भावना में बढ़ोतरी हो सकती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान और पॉजिटिव ही है? क्या डिजिटल दुनिया से कटने की अपनी कोई चुनौतियां या नेगेटिव पहलू भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। जैसे वो फोमो वाली बात थी, या शायद सोशल प्रेशर महसूस होना। हाँ, ये चुनौतियां बिल्कुल असली हैं, खासकर शुरुआत में। अच्छा। जब आप अचानक सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप से दूरी बनाते हैं तो आपको लग सकता है कि आप जरूरी जानकारी, सोशल प्लान्स या दोस्तों के बीच चल रही बातों से चूक रहे हैं। ये फोमो की फीलिंग काफी तेज हो सकती है। समझ सकता हूँ। इसके अलावा एक सोशल प्रेशर भी महसूस हो सकता है। अगर आपके दोस्त या साथ काम करने वाले लगातार ऑनलाइन है तो आपको अलग थलग महसूस करने या उनके साथ तालमेल ना बिठा पाने का डर लग सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या हमें एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर जाना चाहिए, या तो पूरी तरह डूबे रहें या पूरी तरह कट जाएं? बैलेंस कैसे मिलेगा? नहीं, लक्ष्य एक्सट्रीम पर जाना नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ सस्टेनेबल बैलेंस बनाना है। और ये बैलेंस हर किसी के लिए अलग होगा। कुंजी है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। हाँ, हमें ईमानदारी से खुद से पूछना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को कैसे असर कर रही है, कौन सी आदतें हमें फायदा पहुंचा रही हैं और कौन सी नुकसान। हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि हमारे लिए क्या काम करता है, कौन सी सीमाएं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हमें टेक्नोलॉजी का बेस्ट फायदा उठाने देती हैं बिना उसके नेगेटिव असर का शिकार हुए। और डिटॉक्स के बाद क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग कुछ दिन या हफ्ते सख्ती से नियम मानते हैं, हाँ, और फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। इसे कैसे रोकें? ये काम समस्या है। इसीलिए डिटॉक्स के बाद की स्ट्रैटेजी उतनी ही जरूरी है जितना कि डिटॉक्स खुद। तो फिर क्या करें? हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में सोच समझकर वापस लौटना होगा, मतलब कॉन्शियस री एंट्री। अच्छा। जो सीमाएं हमने तय की थी उन्हें बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। शायद सारे ऐप्स एक साथ वापस इंस्टॉल ना करें, नोटिफिकेशंस को सोच समझकर ऑन करें। और सबसे जरूरी, ऑफलाइन लाइफ, हॉबीज, रिश्ते, नेचर को प्रायोरिटी देना जारी रखें। याद रखें, मूल मंत्र वही है, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी की सेवा के लिए है, हम टेक्नोलॉजी की सेवा के लिए नहीं है। हमें उसे अपने फोकस और वेलबींग को कंट्रोल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। और अलग-अलग लोगों के लिए शायद अलग-अलग सलाह की जरूरत होगी। जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स और टीनेजर्स, इनकी जरूरतें और रिस्क शायद अलग हों। बिल्कुल, वर्किंग लोगों के लिए काम और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्रीज बनाना और एक रूटीन सेट करना जरूरी है, ताकि वे डिजिटल बर्नआउट से बच सकें और परिवार के लिए क्वालिटी टाइम निकाल सकें। वहीं दूसरी ओर टीनेजर्स ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। हाँ, ये तो है। वे सोशल मीडिया के प्रेशर, कंपैरिजन कल्चर और साइबर बुलिंग के प्रति ज्यादा असुरक्षित हो सकते हैं। उनके मेंटल हेल्थ पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। तो उनके लिए क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी सिफारिश की है कि टीनेजर्स का एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन टाइम रोज 2 घंटे से कम होना चाहिए। उन्हें टेक्नोलॉजी के सचेत और सुरक्षित उपयोग के बारे में गाइडेंस और ओपन बातचीत की जरूरत है। सही बात है।
तो कुल मिलाकर ये डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ एक टेम्पररी फैशन या ट्रेंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में अपने सबसे कीमती संसाधन, हमारा ध्यान, हमारा फोकस और अपने मानसिक और शारीरिक कल्याण को वापस पाने की एक जरूरी और गंभीर कोशिश है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी के साथ एक ज्यादा हेल्दी, ज्यादा सचेत रिश्ता बनाने के बारे में है, ताकि हम तय कर सकें कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ लगाना चाहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या हम सिर्फ लगातार डिस्ट्रैक्शंस से लड़ने और बाद में डिटॉक्स करने के बजाय शुरुआत से ही अपने डिजिटल एनवायरनमेंट और अपनी आदतों को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वे नेचुरल तरीके से हमारे फोकस और वेलबींग को सपोर्ट करें, ना कि उन्हें रोकें? ये शायद भविष्य की दिशा हो सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी आदतें विकसित करना जो हमें बिखरने के बजाय जोड़ने में मदद करें। ये सोचने वाली बात है।